जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद वासक आप लोग खैरियत से होंगे। खालिद मिर्ज़ा हूँ आपके साथ बिजनेस टाइम में। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज कुछ नए टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके साथ। मेरी पिछली वीडियोस काफ़ी सारी आपने पसंदीदा का इजहार किया, जिसके लिए मैं आपसे आपका मशकूर हूँ। गुजारी ये है कि अभी जिस टॉपिक पे हम जिस प्रोडक्ट पे बात करने लगे हैं, ये प्रोडक्ट बहुत अहम है, बहुत मार्केट में इन है। ख़वातीन के और मेल फीमेल दोनों के लिए यह बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी कॉस्मेटिक में जो मार्केट है वो वाइटनिंग क्रीम्स की है, लेकिन वाइटनिंग क्रीम का इशू सबसे बड़ा ये है कि वाइटनिंग क्रीम में सबसे ज़्यादा जो मिकदार यूज़ की जाती है वो मर्करी, हैवी मेटल्स और इसी तरह से स्टेरॉइड की मिकदार काफ़ी यूज़ की जाती है, इस्तेमाल की जाती है प्रोडक्ट बनाने में। ये बैंड प्रोडक्ट हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया में इनको रेकमेंड नहीं किया जाता है। अगर रेकमेंड किया जाता है तो फिर डर्माटोलॉजिस्ट के अंडर सुपरविजन इसको रेकमेंड किया जाता है। कोई अच्छा डर्माटोलॉजिस्ट ही इनको रेकमेंड करता है, वरना मोस्टली मर्क्यूरी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बैन है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये प्रोडक्ट बड़ी कॉमनली इस्तेमाल हो रही हैं। सभी प्रोडक्ट मार्केट में जो आपको मिलती हैं ये मर्करी के साथ, स्टेरॉइड के साथ मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम भी तो 20, 25, 30 साल से जो क्रीम इस्तेमाल करते जा रहे हैं, मर्करी वाली और स्टेरॉइड वाली, तो उसका इशू ये आता है कि इतने अरसे से मर्करी स्टेरॉइड वाली क्रीम्स इस्तेमाल करके अगर हम उसको छोड़ते हैं तो फिर हमारे पास बहुत सारे और प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन हो जाती है शुरू, स्किन पे बहुत सारे दाग धब्बे या हो जाते हैं, स्किन पे बहुत सारी और इसी तरह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो हमारे पास मार्केट में कोई भी जो जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मार्केट में हमारे कोई भी सेफ प्रोडक्ट मौजूद नहीं है जो आप पिगमेंटेशन के लिए यूज़ कर सकें, बस पे उसके लिए इस्तेमाल कर सकें। अब रह जाए कि जो चीज़ रह जाती है जो डॉक्टर रिकमेंडेशन करते हैं या हमारे यहाँ प्रोडक्ट मार्केट में बाय की जाती है, इसके अलावा वो हाइड्रोक्विनोन बेस्ड प्रोडक्ट होती है। हाइड्रोक्विनोन भी अब पूरी दुनिया में बैंड है। अगर वो है तो फार्मास्यूटिकल में जो इस्तेमाल होता है और डर्माटोलॉजिस्ट अपनी सुपरविजन में डिपिगमेंटेशन या ये जो चुरियाँ छाइयाँ होती हैं उसके लिए इस्तेमाल करवाते हैं। अब उसके लिए 2% से 4% तक यूज़ किया जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक और होती है कि वो भी बहुत टॉक्सिक है, वो भी कोई सेफ प्रोडक्ट नहीं है, उसके लिए भी बड़े साइड इफ़ेक्ट्स, उसके भी बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी पूरी दुनिया में बैन है। जब बैंड प्रोडक्ट हैं, जितनी भी प्रोडक्ट यूज़ की जाती हैं वो बैंड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रोडक्ट कौन सी इस्तेमाल करें, किन इंग्रेडिएंट के साथ बनाई जाए और उसका इफेक्ट। अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान बड़ा ही कुरान मजीद में फरमाया है कि ये बहुत जल्दबाज है, ये बहुत ही तेज़ है, ये हर चीज़ को फौरन करना चाहते हैं और ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम फौरी जो रिज़ल्ट चाहते हैं उस फौरी रिज़ल्ट के चाहने पे हमारी नेचर पे, हमारी स्किन पे, हमारी सेहत पे बहुत सारे उसमें इफ़ेक्ट आ रहे होते हैं। तो अब हम कोई सेफ्टी प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो सेफ्टी प्रोडक्ट में जहाँ तक मैंने काम किया है, मेरे एक्सपीरियंसेस में जो इंग्रेडिएंट आए हैं, अब कुछ लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाने से पहले हमें ये प्रॉब्लम देखना पड़ता है, ये किसी भी डॉक्टर को ये प्रॉब्लम देखना पड़ता है, मसला देखना पड़ता है कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है। जब प्रॉब्लम समझ में आ जाता है तो फिर प्रोडक्ट भी समझ में आ जाती है। झुर्रियाँ छाइयाँ, ये रंगत काली और गोरी करना, ये सारे इशू जो होते हैं, सबसे पहले हम पिगमेंटेशन की बात कर लेते हैं। अब पिगमेंटेशन दो तरह के हैं। एक मैं आपको ना एक मिसाल दे के समझाता हूँ। उसमें मुझे यकीन है आप उससे आसानी से समझ जाएंगे। आयरन या लोहे का रॉड या कोई चीज़ बाहर पड़ी हुई है, एक अरसे तक वो पड़ी हुई है। अब होता है कि एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, एक अमल होता है। ऑक्सीजन जो हमारे इन्वायरमेंट में है वो ऑक्सीजन उस लोहे के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना देती है और आयरन ऑक्साइड की ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस उससे एक ऊपर तय जम जाती है। वक्त के साथ साथ वो तय बहुत पक्की हो जाती है, पुख्ता हो जाती है, वो सॉलिड सी हो जाती है और लोहे का रंग, उसकी रंगत, वो सारा कुछ बदल जाते हैं। इसी तरह से हमारे भी बॉडी पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है तो जिस तरह से वो
पिगमेंटेशन, वो आयरन पे जंग लगा था, इसी तरह से आप समझें कि हमारी स्किन को भी जंग लग जाते हैं मुख्तलिफ जगह पे, हमारे फेसेस पे, हमारे चेहरे पे वो कुछ निशान छोड़ जाते हैं। अब इसकी दो वजूहत हैं, आमतौर पर जो स्टडी में आती है उसकी दो रीज़न है। अगर हम उन दोनों को समझ लेना, दोनों वजूहत को, कि ये स्याह रंगत क्यों होती है, ब्लैकिश क्यों होती है, कलर फेड क्यों होता है, उसके अलावा ये पिगमेंटेशन क्यों होती है, निशान क्यों बनते हैं हमारे स्किन पे, झुर्रियाँ जो छाइयाँ जो बनती हैं ये क्यों बनती हैं, ये फ्रैकल क्यों बनते हैं। अगर इतना समझ आ गए तो जो भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करने वाला, फॉर्मुलेट करने वाला है, वो आसानी से कोई ऐसा फॉर्मुलेशन डिज़ाइन कर लेगा जो उसका तदारुक कर सके। अब एक तो मैंने वो अभी आपको वो जंग क्यों लगता है, कैसे लगता है और उस पर लोहे पे क्या असरात होते हैं, इसी तरह से मैंने जो एग्जाम्पलरी आपको बताया है, हमारी स्किन पे भी इसी तरह से असरात होते हैं। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है तो हमारे जो स्किन की अपर लेयर है, हमारे जो सेल हैं वो डेड होके हमारी स्किन पे कॉमुलेट होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, जमते रहते हैं। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों के एक्सटर्नली पिगमेंटेशन हो जाती है। वो सेल जहाँ पे जमा होते हैं हम उसको जो रिमूव नहीं करते हैं, कर नहीं सकते, हम क्लिनजिंग नहीं प्रॉपरली करते, तो ये इशू एक एक्सटर्नली आ जाता है। इसका तो बहुत आसान सा हल है। अब उसकी पीलिंग या ब्लीचिंग कर दें, पीलिंग या ब्लीचिंग करेंगे तो वो ग्रेजुअली ख़त्म हो जाएंगे, एक चीज़। दूसरा, हमारी स्किन के अंदर एक लेयर बनती है जिसको हम, एक केमिकल बनता है जिसको हम मेलानिन बोलते हैं। ये मुख्तलिफ वीडियोस पे मुख्तलिफ लोगों की ज़ुबान से आपने सुना होगा। मेलानोसाइट्स के उसमें जो एंजाइम है वो एक ये प्रोड्यूस करता है केमिकल जिसको हम हमारी स्किन प्रोड्यूस होती है जिसको मेलानिन बोलते हैं। अब मेलानिन की मिकदार बढ़ जाती है और बाज़ औक़ात कुछ सर्टन जगहों पर बढ़ जाती है, कुछ मखसूस जगहों पे बढ़ जाती है, चीक्स पे बढ़ जाती है, अंडर आइज़ बढ़ जाती हैं, और हमारे बाज़-औक़ात ये फोरहेड पे इस तरह से मुख्तलिफ जगह पे हमारे कुछ निशान जो कम्युलेशन होती है वो इंटरनल पिगमेंटेशन या इंटरनल उसके वो जो पिगमेंट बनता है जिसको मेलानिन बोलते हैं उसकी ज़्यादती की वजह से हो जाते हैं। बाज़-औक़ात होता है पूरा चेहरा ही फेड या डार्क हो जाता है, सन सूरज के इफ़ेक्ट्स होते हैं, इस तरह डिफरेंट इफ़ेक्ट्स में। अब ये चीज़ तो हमने समझ ली कि ये क्यों हो रहा है, हुआ कैसे। अब इसको ख़त्म दो तरीक़ों से किया जा सकता है। नंबर एक तरीका, हम पीलिंग या उसको ऑक्सीडेशन का एक उलट प्रोसेस होता है, रिडक्शन। अच्छा, ऑक्सीडेशन को हम रोक दें, हम जो एक्सटर्नली पिगमेंटेशन हुई है, जो ऊपर वो जंग सा लगा हुआ था, उसको हम ब्लीच करके उतार दें। अब ब्लीचिंग का प्रोसेस एक मरतबा करते हैं नहीं होता, दूसरी मरतबा करते हैं नहीं होता, तीसरी मरतबा करते कि आहिस्ता आहिस्ता से फेड हो जाते हैं, नंबर एक। दूसरा ये तरीका है कि हम कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसा प्रोसेस, कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करें जो हमारा जो मेलानिन इंटरनल लेयर में बन रहा था वो डिकम्पोज हो जाए, वो टूट जाए, टूटने के बाद वो स्किन से बाहर निकल आए, यानी स्किन पे पोर्स होती हैं तो बाहर निकल आए। ये दो तरीके हो सकते हैं। अच्छा, इस दो तरीकों के लिए केमिस्ट या फार्मासिस्ट जो सोचता है वो क्या सोचता है कि यार कौन सा केमिकल है जो एक्सटर्नली ब्लीचिंग के लिए बहुत इफेक्टिव हो। आमतौर पर वही ब्लीचिंग या क्रीम में जो दो एक्टिवेटर और पाउडर, ये दोनों मिला के हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो ब्लीचर ये है। अच्छा, क्या ये तो हम दो बना के करते हैं, दो प्रोडक्ट को आपस में मिक्स करते हैं और ब्लीच कर देते हैं, हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। अच्छा, उस अच्छे रिजल्ट मिलने के इमीडिएटली यानी एक आध ट्रीटमेंट में वो भी ख़त्म नहीं होता। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये तो दो इंग्रेडिएंट लिए, दो प्रोडक्ट किए, हमने उसको ब्लीच कर दिया। अच्छा, कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो बड़े रैपिडली, जो पहले प्रोडक्ट मैंने आपको बताई वो डेली आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो हार्ड प्रोडक्ट होती है। अब हम कोई सॉफ्ट इंग्रेडिएंट होते हैं जी, सॉफ्ट इंग्रेडिएंट होते हैं। सॉफ्ट इंग्रेडिएंट क्या होगा, वीडियो पूरी देखिए, बहुत ज़बरदस्त आप एक फॉर्मुलेट कर सकेंगे क्रीम, बहुत ज़बरदस्त क्रीम फॉर्मुलेट कर सकेंगे। और ये
जो प्रोडक्ट मैं आपको कहता हूँ, ये सर्टन कुछ लो लेवल पे मैं आपको परसेंटेज ज़्यादा मिकदार में बताऊंगा, ज़्यादा क्वांटिटी में बताऊंगा, क्योंकि जब एक केमिस्ट फार्मासिस्ट एक सर्टन वॉल्यूम जो है उससे ज़्यादा मिकदार में किसी प्रोडक्ट में यूज़ कर रहा होता है, तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है वो प्रोडक्ट को हैंडल करना, उसको स्टेबल करना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए होता ये है कि हम उस प्रोडक्ट को कुछ सर्टन लेवल पे लेके जाते हैं इस तरह से कि हम उस प्रोडक्ट को स्टेबल कर सके उस पर। अदरवाइज 1-2% तक वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होती है, लेकिन वो फिर उस तरह से उतना रिजल्ट इफेक्टिवली दे नहीं सकती है जितना आपको वो रिक्वायर्ड डोजेस में चाहिए होता है या जितनी मिकदार में आपको पीलिंग चाहिए होती है। अच्छा, उसके लिए एक्सटर्नली पीलिंग एजेंट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे पीलिंग एजेंट्स इस्तेमाल होते हैं। हाइड्रोजन भी है, कुछ और ब्लीचर्स हैं। इन ब्लीचर्स में जो मोस्ट इफेक्टिव और कमाल का ब्लीचर जो हम कॉस्मेटिक बनाने में इस्तेमाल करते हैं वो ग्लाइकोलिक एसिड है। अब ग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है, ये काम कैसे करता है, ये समझना बहुत है। ग्लाइकोलिक एसिड जिस तरह से हम जंग उतारने के लिए कोई ऐसा केमिकल उस आयरन के रॉड या उस जहाँ पे जंग लगा है लोहे पे उस पे डालते हैं, डालने के बाद वो ऊपर से थोड़ा सा उसको नरम कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। हम किसी कपड़े या किसी चीज़ को उसको साफ़ करते हैं तो वो कुछ हद तक वो साफ़ हो जाता है। हम वही प्रोसेस दोबारा हम करते हैं तो वो और उसको जंग को जो तय जमी हुई थी उसको और नरम कर देता है। यही प्रोसेस जब हम और दोबारा करते हैं तो वो और नरम हो जाता है। एट द एंड रिजल्ट क्या मिलता है आपको, बड़ा चमकता दमकता वो लोहे का या जो भी आयरन का रॉड था, आयरन की प्रोडक्ट थी, जहाँ भी जंग लगा था बिल्कुल साफ होकर बिल्कुल चमकदार सा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से ग्लाइकोलिक क्या करता है, जो हमारे एपिडर्मल ऊपर जो हमारी स्किन के पिगमेंटेशन हुई होती है उस सेल को डीबॉन्ड करता है, डीकम्पोज करता है। वो सेल या पिगमेंट हमारे ऊपर वो जुड़े हुए हैं ना स्किन पे, जो हम मल के भी उतारते हैं, स्क्रबिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, उससे नहीं हो रहा होता है, तो ये क्या करता है उसको सॉफ्ट कर देता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो जंग जो आपने उतारा था वो केमिकल से वो सॉफ्ट हुआ। ये आपने एक मरतबा लगाया, उसने सॉफ्ट किया, कुछ लेयर उतर गई ऊपर की, फिर उतारा, फिर वो पिगमेंटेशन उतर गया, फिर लगाया, पिगमेंटेशन हो गया। यह प्रोसेस 8-10 दिन में करते हैं तो ये आपका उतर जाता है, आपका जो पिगमेंटेशन है ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल फेयर एक खूबसूरत गोरी रंगत आपको मिल जाती है, बिल्कुल फेयर चेहरा हो जाता है आपके, ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये थोड़ा सा प्रोसेस पे आपने 10-15 दिन तक गए हैं, प्रोसेस होगा। हम क्या करते हैं, आप एक लाइट एडिंग प्रोडक्ट साथ शामिल करते हैं, कोई एडिंग केमिकल शामिल करते हैं, इसका प्रोसेस भी तेज़ हो जाए, वो दूसरे से भी ऐड मिल जाए। तो इसमें कुछ जब केमिकल के साथ हम प्रोडक्ट में लेके जाते हैं, कुछ के साथ आपस में कॉन्ट्राडिक्शन रिएक्शंस होते हैं, इसलिए बहुत सारी पाउडर को हम दूसरी पाउडर के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, या इस्तेमाल करते हैं तो उस पर बड़े बुरे से असरात स्किन पे पड़ सकते हैं। तो हम इसके साथ जब प्रोडक्ट को दूसरे किसी केमिकल को अलाय करते हैं या अलायंस करते हैं उसका, या उसके साथ शामिल करते हैं, कंपोजिशन में लेके आते हैं, तो वो एक स्टेबल इंग्रेडिएंट है जिसको हम कोजिक एसिड बोलते हैं। जब कोजिक एसिड फिर दो तरह से काम करता है। कोजिक एसिड पीलिंग एजेंट भी है, कोजिक एसिड नेचुरल एजेंट भी है। कोजिक एसिड जो है, अल्लाह आपका भला करे, ये जो मेलानोसाइट्स ने वो जो मेलानिन बनाया हुआ था, वो स्किन के जो अंदर हमारे जो पिगमेंटेशन थी, स्किन के अंदर जो हमारे निशानात बने हुए थे, जो हम ऊपर से जब हम पीलिंग की थी, जब हमने ब्लीचिंग की थी, तो ऊपर से तो उतर गया था। अब अगर डेप्थ में लेके जाते हैं उसको, तो स्किन के डेप्थ में वो इतना इफेक्टिव ग्लाइकोलिक नहीं होता। जब आप कोजिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं तो कोजिक एसिड एक तो ग्लाइकोलिक के साथ मिलके एक्सटर्नल जो पिगमेंटेशन है ऊपर से उसको ब्लीचिंग करने, उसके अमल को तेज करके उसको बेहतर अंदाज में उतार देता है और जल्दी उतरता है, एक फास्ट रिएक्शन हो जाता है। उसके बाद क्या है, यही ग्लाइकोलिक एसिड जो स्किन के अंदर है ऑब्जर्व करके ये जो मेलानिन है इसको डिकम्पोज कर देता है। अब प्रोडक्ट दोनों आपने अमल एक साथ किए, एक्सटर्नली भी उसका वॉश ऑफ किया, उसको रिमूव किया, उसको पील किया, उसको ब्लीच किया, ऊपर जो स्किन के उसके सेल थे या उसकी पिगमेंटेशन हुई थी उसको आपने
तोड़ा उसको, मतलब कमज़ोर कर दिया, वो आहिस्ता आहिस्ता से उतर गए। ये 2 प्रोडक्ट का। अच्छा, कोजिक एसिड आपके 1-1.5% तक इस्तेमाल होता है आमतौर पर। इसी तरह से ग्लाइकोलिक एसिड भी 2-3-4% तक, 5% तक लोग इस्तेमाल करते हैं। आई रिकमेंड कि अगर बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट आपको लिख के देते हैं प्रोडक्ट 10% ग्लाइकोलिक एसिड के साथ क्रीम या लोशन लगाएं, इस तरह से 5% कोजिक एसिड के साथ क्रीम या लोशन लगाएं। अब जब 5% 10% के साथ आप ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट बनती नहीं है, फट जाती है, वो क्रीम नहीं रहती है, दही की तरह हो जाती है, वो बॉन्डिंग नहीं होती है क्रीम की, वो इमोलियन नहीं रहती है क्रीम, तो आप ऐसी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल नहीं कर सकते। तो ये मैंने प्रोसेस तो आपको बता दिया है कि आप कैसे करेंगे और कितनी कंसंट्रेशन में लेके जाएंगे। अब इस वीडियो का अगला हिस्सा आप देखें, तो अगला हिस्सा देखेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि इसी प्रोडक्ट को 5% 10% को हम कैसे स्टेबल कर सकेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आप इस पर्पज़ के लिए नेक्स्ट वीडियो मेरी देखिएगा, तो उसमें मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से आप इतनी कंसल्टेशन में प्रोडक्ट को स्टेबल कर सकेंगे। खालिद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नाज़िर हो। अल्लाह हाफ़िज़।